नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुनोत्री विधानसभा के मौजूदा विधायक केदार सिंह रावत जी के साथ, जिन्होंने जो अभी फ़िलहाल बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं केदार सिंह रावत जी के पास। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नमस्कार आप। सर, मैं जानना चाह रहा था कि विधानसभा चुनाव 14 तारीख को है, तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए, विधानसभा चुनाव ये मैं समझता हूँ पाँचवा चुनाव मेरा है विधानसभा के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय धामी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के आशीर्वाद और सहयोग से क्षेत्र के लिए जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, उसमें उल्लेखनीय काम हुए। मैं आपसे कह दूं कि आज तक का रिकॉर्ड है और उत्तराखंड का भी रिकॉर्ड है, आप भी देख सकते हैं जाके, कि 46 नई सड़कें यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 28 सड़कों का डामरीकरण हुआ, स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारी, टीचर्स की नियुक्तियां हुई, स्कूलों में बैठने के लिए छात्रों के कंप्यूटर्स की व्यवस्था हुई, फर्नीचर्स की व्यवस्था हुई, कहीं कहीं पे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स की भी व्यवस्था हुई, और भवनों की भी व्यवस्था में सुधार किया गया, और कहीं पे कक्षों का भी निर्माण हुआ है, और तीनों डिग्री कॉलेजेस के भवनों का लोकार्पण हुआ है। बड़कोट के 2018 में कर दिया गया था। चिन्याली सौड़ के पिछले वर्ष ही दोनों फैकल्टीज़ के भवन बन गए थे, और ब्रह्मखाल में 3 करोड़ की लागत से महाविद्यालय के भवन का निर्माण चल रहा है। तो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी है। दूरस्थ अस्पतालों में भी डॉक्टरों की नियुक्तियां की हैं। जो 2 CSCs मेरे क्षेत्र में हैं, उसमें चिन्याली सौड़ में 2 डॉक्टर्स की जगह पे 10 डॉक्टर तैनात हैं, बड़कोट में 2 डॉक्टर्स की जगह पे 9 डॉक्टर तैनात हैं, और चिन्याली सौड़ में कोविड सेंटर, ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट और अल्ट्रासाउंड मशीन, ऑटोकट जनरेटर सेट, ये सब स्थापित किए गए हैं। बड़कोट में डिजिटल एक्सरे मशीन, डेंटल चेयर, इको मशीन, अल्ट्राटेक पैथोलॉजी मशीन, इनकी स्थापना हुई है। और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माणाधीन है, जल्दी उसका निर्माण हो जाएगा। ICU बेड की व्यवस्था भी 3 साल पहले कर दी गई थी। तो जितना संभव था स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया। और फिर बिजली और पानी का आप सब लोग जानते हैं कि पहले सौभाग्य योजना से और अब दीनदयाल योजना से बिजली जो है वंचित परिवारों तक निःशुल्क पहुंचाई गई, और अब तोकों तक जो है दीनदयाल योजना के तहत निःशुल्क बिजली संयोजन पहुंचाए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिए दोनों नगर पालिकाओं में, चिन्याली सौड़ और बड़कोट में, जिला प्लान से व्यवस्था कर दी गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल, और हर नल में जल की व्यवस्था वो चल रही है। पहला चरण पूरा हो गया है नल जोड़ने का। दूसरे चरण पे कार्य जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। कहीं कहीं पे टेंडर्स हो गए हैं, कहीं पे DPR बन करके तैयार हो गई है और टेंडर्स होने की प्रक्रिया में है। तो हर घर में जो है स्वच्छ और पर्याप्त जल पहुंचाया जाएगा। तो ये आधारिक विकास के, और इसके अलावा जो क्षेत्र में बड़े विकास के कार्य हुए हैं, उसमें चिन्याली सौड़ में आर्क ब्रिज 52 करोड़ का लोकार्पित कर दिया गया। चिन्याली सौड़ में तहसील भवन जो है लोकार्पित कर दिया गया। ब्रह्मखाल में लोक निर्माण विभाग का जो गेस्ट हाउस है, उसकी पुरानी मांग थी, उसको बना करके तैयार कर दिया गया। सहकारी समिति के भवन का निर्माण चल रहा है। डिग्री कॉलेज के भवन का निर्माण चल रहा है। गंगानी में सामुदायिक विवाह केंद्र का निर्माण चल रहा है, और गंगानी का भी सौंदर्यीकरण किया गया। 2 बड़े खेल मैदान राजगढ़ी और रवाड़ा में, उनका भी निर्माण लगभग प्रगति पर है। 2 बड़ी पार्किंग जानकी चट्टी और बड़कोट में उसका भी निर्माण प्रगति पर है। यमुनोत्री धाम के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं प्रसादम योजना के तहत। उसका निर्माण जल्दी शुरू होने वाला है, उसके टेंडर्स भी पूरे हो गए हैं। तो क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों को भी अंजाम दिया गया है। और 3 जो बड़े विकास के कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे क्षेत्र और राज्य में हो रहे हैं, उसमें 12,000 करोड़ की ऑल वेदर रोड परियोजना,
23,000 करोड़ की डीपीआर गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रेलवे की बन गई। उड़ान योजना जो उड़े देश का आम नागरिक। मुझे इस बात का गर्व है कि भारतवर्ष की पहली उड़ान सेवा मेरे विधानसभा क्षेत्र चिन्याली से मैंने ही प्रारंभ की थी। और 3 बड़े राष्ट्रीय स्वाभिमान के सवाल जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वैसे तो कई हुए हैं, हल हुए हैं, जिसमें धारा 370 कश्मीर से समाप्त हुई। आज हमारा वहाँ विधान भी लागू है, आज हमारा वहाँ संविधान भी लागू है। हम तिरंगा शान से फहरा सकते हैं और कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। ऐसे ही अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो 494 वर्ष पूर्व एक विदेशी आक्रांता के द्वारा तोड़ करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से, सबकी सहमति से वहाँ पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। जो मुस्लिम समाज की बेटी बहुएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ भी पशुवत व्यवहार किया जाता था, तो उस 3 तलाक के कानून को भी जो है समाप्त किया गया है। और कोरोना काल में बहुत सारी जो है सेवा के कार्य किए गए। सरकार के द्वारा 2 वर्ष से, पिछले वर्ष से निःशुल्क गरीबों के लिए राशन का वितरण किया जा रहा है। किसानों को 2-2 हज़ार की सम्मान निधि वर्ष में 3 बार दी जा रही है। हर वर्ग का मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारी हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हों, आशा कार्यकर्तियाँ हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हों, हमारे इंटर्नशिप डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे गेस्ट टीचर्स हों, सबका जो है मानदेय बढ़ाया गया है। और मैं समझता हूँ हर वर्ग का जो है वो ध्यान रखा गया है हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके, माननीय धामी जी के नेतृत्व में विश्वास करके उत्तराखंड के अंदर भी कमल खिलाने वाली है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तराखंड की जनता लाने का मन बना चुकी है। आपने अभी यमुनोत्री विधानसभा के कार्य को गिनवाया, अपने कार्य को गिनवाया। अगर राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में अभी तक भाजपा ने इस पंचवर्षीय कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। तो क्या आपको लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना इस तरीके से? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बदलना वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। कौन किसको किस बार क्या दायित्व दिया जाता है, किसी को क्या दायित्व दिया जाता है, किसी को केंद्र में भेजा जाता है, किसी को प्रभारी बनाया जाता है, तो वो पार्टी का और संगठन का अंदरूनी मामला है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री बदलने से राज्य की जनता के विकास के किसी भी कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। ये तो पार्टी का और संगठन का अंदरूनी मामला है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देती है। इससे जो है प्रदेश की जनता पे इस पे कोई प्रतिकूल असर नहीं हुआ है, ना ही विकास के कार्यों को उसमें कोई असर हुआ। केदार सिंह रावत जी, अगर आपके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो काफ़ी अध्ययन करने योग्य है, क्योंकि 2002 में जब आप पहली बार चुनावी रण में उतरे तो कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया, लेकिन उस समय आप सक्षम नहीं रह पाए। 2007 में आप दोबारा कांग्रेस आप पे भरोसा जताती है और आप चुनाव जीतते हैं। फिर 2012 में दोबारा कांग्रेस से आप लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। 17 में क्या कारण रहता है कि आप बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी आप पे भरोसा भी जताती है और आपको टिकट देती है? देखिए, मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी का ही आदमी था। हमारे परिवार ने, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत, जो जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपने ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी रहे। ऐसे ही मैं भी, बहुत लंबा मेरा राजनीतिक जीवन है और मैं लगभग 3 बार जिला सहकारी बैंक उत्तरकाशी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, 93 में और 96 में। और किसी प्रकार से नाराज़गी हुई थी, बड़े भाई साहब का टिकट जो है दूसरी बार कट गया था, इसलिए हमने पार्टी बदली थी और नई अपनी जनता संघर्ष मोर्चे का गठन किया था। उसके बाद 1999 में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और जब हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए तो कांग्रेस ज्वाइन किया। तो पहला ही चुनाव मेरा 2002 का था, तो वहाँ भी जो है ये
थोड़ा सा ये आ गया था उस समय कि जो हमारे कांग्रेस के जो पुराने नेता थे वो सब एकजुट हो गए थे कि भाई इनको हराओ, ये नए आदमी आए हैं टिकट ले करके। तो थोड़े थोड़े अंतर से जो है मैं रह गया था, क्योंकि हमारे कई साथियों ने, कांग्रेस के ही लोगों ने, किसी ने बीएसपी से चुनाव लड़ दिया, किसी ने अन्य तरह से जो है वो किया था, इसलिए कांग्रेस से उस समय चुनाव नहीं जीत पाया। 7 में चुनाव जीता, फिर 12 में फिर से जो है चुनाव थोड़े मतों से रह गया था, किसी तरह से जो है वो राजनीतिक समीकरण की वजह से जो है रह गया था। लेकिन जनता का आशीर्वाद मैं समझता हूँ, भले ही जब अब मैं हारा भी हूँ तो बहुत कम अंतरों से हारा हूँ, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्रेम जो है हमेशा ही बना रहा है। और मैं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में हूँ, और 17 में फिर कुछ परिस्थितियाँ ये हुई कि मैं जब 12 का चुनाव हार गया था तो मेरे विरुद्ध निर्दलीय प्रीतम सिंह पंवार जी उस समय जीते थे, और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तो आखिर तक भी जब 2016 भी जो है व्यतीत होने जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी, उन्होंने मेरे क्षेत्र में दौरा ही नहीं लगाया। और बार बार मुझे ऐसा लगा कि ये आशंकित हैं कि किसको टिकट दें, प्रीतम पंवार जी को दें या मुझे दें। तो इन आशंकाओं के बीच, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ज़मीनी सर्वेक्षण हमेशा करवाता है, तो उनके पास भी ये सर्वेक्षण था कि केदार सिंह रावत की ज़मीनी स्थिति मजबूत है और वो जनता के आदमी हैं। फिर उन्होंने ये अध्ययन भी किया कि भाई ये तो हमारा पुराना आदमी है, संगठन से जुड़ा, मैं 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। उस ज़माने में जब उत्तराखंड में जब कांग्रेस रूलिंग में होती थी और विपक्ष में जो है कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उस समय मैंने और मेरे भाई साहब ने बहुत संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को जो है विकल्प के रूप में जो है खड़ा किया था ज़मीनी स्तर पे। तो उनको ये सारा इतिहास पता था, तो मुझे 2-3 बार आग्रह करके शीर्ष नेतृत्व ने जो है अपने दल में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया था। और मुझे भी जब ये लगा कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो दो मना हो रहा है कैबिनेट मंत्री जी की वजह से, तो फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में कोई आपत्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं तो मूलतः जो है भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति था और संस्थापकों में से एक हूँ, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान पे भरोसा जताया, तो कितनी बड़ी चुनौती आप दीपक बिजलवान को और कांग्रेस को मानते हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया क्या नहीं लिया वो उनका अपना निर्णय है, अपनी पार्टी का निर्णय है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस से पहले लड़े थे चुनाव और वो लगातार कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे थे 5 वर्षों से, तो उनको और उनके साथियों को बड़ी पीड़ा इस बात से है कि अचानक ही कुछ ही दिनों में एक पैराशूट कैंडिडेट को ले आया गया, और फिर ऐसे कैंडिडेट को जो कि बाहरी क्षेत्र से क्षेत्र में भी नहीं है। तो हालांकि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये कांग्रेस का निर्णय है और कांग्रेस के लोग आपस में वो तय करें कि भाई क्या क्या नहीं है। हम सब लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि क्या उनकी आपस में प्रतिक्रिया चल रही है। तो ये उनके निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है, वो जाने। लेकिन मुझे तो जनता के बीच में जाके माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास जताते हुए, माननीय धामी जी के नेतृत्व पे विश्वास जताते हुए, जनता जनार्दन के आशीर्वाद के लिए उनके बीच में मैं निकल रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर से उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी। बहुत ही डिप्लोमेटिकली वे में आपने सीधा कह दिया कि कांग्रेस में आपसी मतभेद हो सकते हैं दीपक बिजलवान को टिकट मिलने के बाद। सर, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आप समय साक्षी के दर्शकों को और पूरे उत्तराखंड की जनता को, यमुनोत्री विधानसभा की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के लिए फिर से जो है प्रयासरत हूँ,
और जो मैंने कार्य किया है पिछले 5 सालों में, लगातार मेहनत करके जितनी मेरी क्षमता थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से जो कार्य हुए हैं वो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। और आगे भी जो मैंने उल्लेखनीय कार्य होने बताए वो मात्र और मात्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में ही, उनके आशीर्वाद से ही जो है संभव है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यमुनोत्री क्षेत्र की जनता जनार्दन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ और पहले की तरह उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं उनके प्यार और आशीर्वाद के बल पर फिर से अपने लोगों की सेवा के लिए जो है तत्पर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय साक्षी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हमारे साथ केदार सिंह रावत जी, जो मौजूदा विधायक हैं यमुनोत्री विधानसभा से और बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। समय साक्षी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।